अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि सैलरी की डेफिनेशन क्या है, सैलरी के फ़ीचर्स क्या क्या हैं और सैलरी का स्कोप क्या है। ठीक है, सबसे पहले सैलरी की डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सैलरी जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उसका सेक्शन 12 है, उसमें डील होती है। ठीक हो गया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चैप्टर 12 सेक्शन 12 है, उसमें सैलरी डील हो रही है। और सैलरी की डेफिनेशन में क्या कहता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमारा, सैलरी मीन्स एन अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ रेवेन्यू और अ कैपिटल नेचर। वो कहता है कि सैलरी का मतलब होता है कोई भी ऐसी अमाउंट जो एक इंडिविजुअल रिसीव करेगा फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट, किसी भी ऐसे काम से जो कि चाहे रेवेन्यू नेचर की हो या कैपिटल नेचर की हो, वो सैलरी कंसिडर होगी। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं। एम्प्लॉय से क्या मुराद है और एम्प्लॉयमेंट से क्या मुराद है। एम्प्लॉय का मतलब होता है एनी इंडिविजुअल इंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहली चीज़ तो आ गई, एम्प्लॉय जो है वो इंडिविजुअल होगा। ठीक हो गया, जो किसी भी एम्प्लॉयमेंट में इंगेज होगा, किसी भी कारोबारी सरगर्मी में इंगेज होगा, वो एम्प्लॉय कहलाएगा। दूसरी टर्मिनोलॉजी है एम्प्लॉयमेंट, वो क्या होता है वो देखें। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के अंदर कुछ एक चीज़ नहीं है, चंद चीज़ें हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट का ही कैटेगरी कहलाएंगी। जैसे कि डायरेक्टरशिप, किसी कंपनी के अगर आप डायरेक्टर हैं तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको एम्प्लॉय ही कंसीडर करेगा। या एनी अदर ऑफिस इन्वॉल्व्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, या कंपनी का कोई और ऑफिस आपने होल्ड किया हुआ है, उसमें आप अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो भी आप क्या कंसीडर होंगे, एज अ एम्प्लॉय ही कंसीडर होंगे। या आपको कोई ऐसी पोजीशन दी हुई है, अ पोजीशन इंटाइटलिंग द होल्डर टू अ फिक्स्ड और असर्टेनेबल रेम्यूनरेशन। आपको कोई पोजीशन दी हुई है और उस पोजीशन के बदले आप कुछ रेम्यूनरेशन ले रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से, तो भी आप क्या कहलाएंगे, एम्प्लॉय कहलाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि सैलरी के फीचर्स क्या क्या हैं। कब कब हम अपनी इनकम को एज अ सैलरी इनकम कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपको पता है इनकम के 5 हेड हैं, उसमें से एक हेड कहलाता है सैलरी का। तो सैलरी के कुछ फीचर्स हैं जो कि इसको दूसरे हेड्स ऑफ इनकम से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, जिसकी बिना पर हम किसी भी इनकम को सैलरी कंसीडर करते हैं, वो उसके फीचर्स की वजह से पता चलता है। तो फीचर्स क्या हैं। पहला फीचर क्या कहता है, द अमाउंट मस्ट बी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयर। कि कोई भी एम्प्लॉय अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से कुछ अमाउंट रिसीव कर रहा है या अपने किसी पास्ट एम्प्लॉयर से कोई अमाउंट रिसीव कर रहा है। प्रेजेंट का मतलब तो वो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। पास्ट का मतलब आपने कहीं पर जॉब अपनी सर्विस प्रोवाइड की है, वहाँ से अब आप रिटायर हो चुके हैं, तो उससे आपको जो पेंशन मिल रही है वो भी आपकी सैलरी की इनकम में ही ऐड होगी। इट इज़ नेसेसरी दैट रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई शुड एग्जिस्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ से आप कोई चीज़ अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, वहाँ पे आपका रिलेशनशिप एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का होना चाहिए। फिर जाके वो जो अमाउंट आपने रिसीव की होगी उससे वो आपकी सैलरी कंसीडर होगी। अगर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की और फिर कहीं और जाके कहीं और सर्विस प्रोवाइड की, तो उससे जो आपको अमाउंट मिलेगी वो आपकी सैलरी नहीं होगी। सैलरी का मतलब परमानेंटली आप उसके साथ सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रही हैं, आप उसके एम्प्लॉई हैं, तो वो आपको मंथली या एनुअली एक रेगुलर बेसिस पे आपको जो है ना वो अमाउंट पे कर रहा है, तो फिर वो क्या होगी, सैलरी कंसीडर होगी। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकम इज़ पेड बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, पब्लिक बॉडी, एओपी, प्राइवेट एम्प्लॉयर इन पाकिस्तान। हाँ जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ऑफ पाकिस्तान
ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपने जो सैलरी रिसीव करनी है जिस एम्प्लॉयर सपने से, वो आपका एम्प्लॉयर पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा हो। अगर आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान आप किसी से अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, चाहे आप उसको सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपकी सैलरी की इनकम नहीं कंसीडर होगी। नंबर 3, इनकम इज़ ड्यू टू एम्प्लॉई ड्यूरिंग और आफ्टर सर्विस। ये फिर वही बात आ गई, पेंशन की बात आ गई कि आपने अपनी सर्विस के दौरान उससे कुछ अर्निंग करनी है अपने एम्प्लॉयर से, या सर्विस के बाद आपको वो कोई अमाउंट पे कर रहा है, तो भी वो आपकी सैलरी के अंदर ही कंसीडर होगी। नंबर 4 में कहता है एम्प्लॉई इन केस ऑफ कंपनी का जो कोई एम्प्लॉई होगा उसमें कौन कौन से बंदे शामिल होंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर भी कंपनी का एम्प्लॉई कहलाएगा, अगर कोई डायरेक्टर है वो भी कंपनी का एम्प्लॉई कहलाएगा, या उसका कोई एजेंट अगर कंपनी का है तो वो भी कंपनी का एम्प्लॉई ही कहलाएगा। ये उसने मज़ीद कैटेगराइज कर दिया कि डायरेक्टर और एम्प्लॉई, अगर हम इसको बिज़नेस की लैंग्वेज में देखें तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मतलब कंपनी का ऑनर जो है वो मोस्टली डायरेक्टर होता है और जो एम्प्लॉई होती हैं वो उसके मुलाजिम होते हैं। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि जो डायरेक्टर अगर कोई अमाउंट रिसीव कर रहा है कंपनी से, तो वो उसकी जो अमाउंट होगी वो सैलरी कंसीडर होगी। और इसी तरह अगर एम्प्लॉई उस कंपनी से कोई अमाउंट रिसीव कर रहा है अपनी सर्विस देकर, तो वो भी सैलरी ही कंसीडर होगी। वो स्टेटस डिफरेंट होना उससे हमारा सरोकार नहीं है। हमारा सरोकार है कि सिर्फ उससे जो आमदनी आ रही है अब उसको किस हेड में डालना है हमने, वो सैलरी के हेड में जाएगा। उसके बाद आ रहा है सैलरी अर्नड इज़ टैक्सेबल वेदर रिसीव्ड और नॉट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक एम्प्लॉई ने सैलरी अपनी अर्न कर ली है लेकिन अभी उसको मिली नहीं है, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि चाहे उसको वो रिसीव हुई है या नहीं हुई, वो क्या होगी, उसकी टैक्सेबल होगी। लास्ट आ रहा है एम्प्लॉई शेयर स्कीम। एम्प्लॉई शेयर स्कीम का मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ऐसा होता है कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है अपने एम्प्लॉइज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं एक परसेंटेज। अगर उनका वो स्पेसिफिक टारगेट अचीव होता है तो फिर वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो अपने एम्प्लॉइज़ में एक परसेंटेज के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वो अगर डिस्ट्रीब्यूशन किसी एम्प्लॉई को मिलती है तो वो भी उसका क्या कहलाता है, सैलरी कहलाती है। अब इनको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, इनकी एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशन देखते हैं हम कि क्या है। सैलरी मींस फिक्स्ड वीकली और मंथली रेम्यूनरेशन, जबकि वेजेस का मतलब क्या है, वेजेस मींस अमाउंट अर्नड बाय लेबर्स आर्टिजन्स नॉर्मली पेएबल ऑन आवरली, डेली और पीस वर्क बेसिस। तो सैलरी का जो है ना वो मंथली या वीकली एम्प्लॉय को मिल रही होती है, जबकि वेजेस जो होती हैं वो मंथली वीकली का उससे कोई पाबंदी नहीं होती एम्प्लॉयर पर। वो अगर कोई काम परफॉर्म करेंगे फैक्ट्री के अंदर या बिज़नेस के अंदर तभी जाकर उनको पेमेंट की जाएगी, वो उसकी कहलाएगी वेजेस वगैरह। आगे आता है एनविटीज़ क्या होती है। एनविटीज़ आर अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर एनुअली। सालाना अगर कोई अमाउंट मिल रही है किसी भी हेड में, किसी मद में किसी एम्प्लॉय को, तो वो एनविटी कहलाती है, तो वो भी आपकी सैलरी में शामिल होगी। पेंशन आपको पता चल गया, अगर आप किसी सर्विस से रिटायर हो गए हैं तो आपको एम्प्लॉयर कुछ बेनिफिट या दे रहा है अमाउंट, तो वो भी सैलरी ही कहलाएगी। ग्रेच्युटी क्या होती है। ग्रेच्युटी इज़ अ लम्प सम अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉयर नॉर्मली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये एक लम्प सम अमाउंट होती है जो ग्रेच्युटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है, तो ये भी टैक्सेबल होती है। उसके बाद फ़ीस क्या होती है। फ़ीस आर द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। अगर आपने कोई काम एक्स्ट्रा अपनी सर्विस से हट के परफॉर्म किया है कंपनी के लिए, तो उसकी अगर आप कोई फ़ीस चार्ज कर रहे हैं तो वो भी आप क्या कहलाएंगी, आपकी सैलरी ही कहलाएगी। कमीशन क्या होती है। कमीशन भी वही आपको बता दिया। अगर रेम्यूनरेशन ऐसी रेम्यूनरेशन होती है जो आपने अपनी सर्विस के अलावा परफॉर्म किया, मिसाल के तौर पे आपको एक एरिया दे दिया जाता है सेल्समैन को कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी और अगर आप इतना टारगेट अचीव करते हैं तो आपका उतने % आपको कमीशन भी दी जाएगी, तो वो भी सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी। अब परक्विजिट्स क्या होते हैं। फैसिलिटीज़, कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि सैलरी के हेड में शामिल होंगी। सबसे पहली फैसिलिटी देखें क्या कह रहा है, अकोमोडेशन फैसिलिटी। अकोमोडेशन अगर आपको प्रोवाइड कर दी है, रिहाइश प्रोवाइड कर दी है, वो चाहे फर्निश्ड हो चाहे अनफर्निश्ड हो, मतलब खूबसूरत हो या ना हो, अगर आपको रिहाइश दे दी है तो उस रिहाइश
की वैल्यू भी आपकी सैलरी की इनकम में शामिल होगी। उसका ट्रीटमेंट आगे देखेंगे हम कि कितनी अमाउंट आपने अपनी सैलरी में शामिल करनी है और कितनी नहीं। उसके बाद अगर इंश्योरेंस प्रीमियम की फैसिलिटी दी हुई है एम्प्लॉयर ने कि आपका एनुअली इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर देंगे, तो ये सारे बेनिफिट अगर वो पे कर रहा है एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा हो रहा है? एम्प्लॉयर को बेनिफिट ये हो रहा है कि उसको टैक्स की उसकी छूट मिल जाती है उसको गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वो ये सारे काम कर रहा होता है या इनमें से कोई एक कर रहा होता है, तो उसका जितना परसेंटेज उसको बेनिफिट मिलना होता है टैक्स में, वो उतना टैक्स में से छूट उसको मिल जाती है। अगर उसने कोई डेट पेड कर दी है बाय एम्प्लॉयर ने कोई डेट पे कर दी है एम्प्लॉय का, तो वो डेट भी आपकी सैलरी में शामिल हो जाएगा। कन्वेंस फैसिलिटी आपको गाड़ी वगैरह दी हुई है, तो उस गाड़ी की कुछ अमाउंट अपनी अपनी हर साल की सैलरी में शामिल करनी है। या उसके अलावा सर्विसेज ऑफ हाउसकीपर, ड्राइवर, गार्डनर, अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट, कोई आपको मुलाजिम वगैरह प्रोवाइड कर दी है, तो उस मुलाजिम की जो है वो सैलरी वो भी आपने शामिल करनी है इसमें। आपका वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह का कोई बिल वगैरह अगर आपको माफ़ है या आपको कोई वो प्रोवाइड कर रहा है कि आपकी कंपनी पे करेगी इनका बिल, तो वो जो बिल की अमाउंट होगी वो भी आप अपनी सैलरी में शामिल करेंगे। अब ये वो प्रॉफिट्स आ रहे हैं कि जो होंगे तो प्रॉफिट्स, लेकिन आपको अपनी सैलरी में शामिल करने पड़ेंगे। याद रखिए ये सारी चीज़ें आपने तब अपनी सैलरी में शामिल करनी है कि जब आप किसी के एम्प्लॉई होंगे। जब एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं होगा तो फिर ये चीज़ें आपकी सैलरी के हेड में नहीं आएंगी, ये अदर बिजनेस में, अदर सोर्स में चली जाएंगी या अदर हेड्स ऑफ अकाउंट में ट्रीट होंगी। जी, कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आपने किसी जगह से एम्प्लॉयमेंट आपकी टर्मिनेट हो गई है, आपने की है, एम्प्लॉयर ने की है, तो उसके बदले आपको अगर कोई कंपनसेशन मिल रही है, कोई गोल्डन हैंडशेक के नाम से आपको कोई अमाउंट मिल रही है, तो वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। या कंपनसेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या आप अपने एम्प्लॉयमेंट की कुछ शराइत आपने चेंज कर दी हैं, उसके बदले आपको कंपनसेशन मिल रही है, तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी? टैक्सेबल होगी। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड और एनी अदर फंड विच इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने आपके प्रोविडेंट फंड में जितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट की होगी, उसका जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा। ओवर टाइम पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, आपने कोई ओवर टाइम अपनी कंपनी में लगा दिया है, तो उसके ज़रिए आपको जो पेमेंट रिसीव हुई वो भी सैलरी में शामिल होगी। अलाउंसेस सच एज डियरनेस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, और भी इस तरह के कोई अलाउंस अगर आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है तो वो सारे टैक्सेबल होंगे। या बोनस अगर आपने कोई रिसीव कर ली है, बोनस फिर वही आ जाता है कि अगर कंपनी ने कोई टारगेट अचीव किया और उस टारगेट के बदले उसने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एम्प्लॉयज़ में, तो वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी के अंदर में, सैलरी के हेड में ट्रीट होगा। डायरेक्टरशिप फीस या फीस फॉर अटेंडिंग मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ टैक्सेबल सैलरी। कोई मीटिंग आपने अटेंड की है, आप ऐसे एम्प्लॉई हैं, होल्ड हैं, आपके पास सीट ऐसी है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उसके बदले आपको कुछ अमाउंट्स पे की जा रही हैं, तो वो जो अमाउंट आपको देंगे वो भी अंडर द हेड सैलरी ही ट्रीट होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने सैलरी के डेफिनेशन को कवर किया कि सैलरी का मतलब क्या है और सैलरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, किस किस चीज़ को हम सैलरी के अंदर शामिल कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट, तो उसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ताकि आपको सैलरी की कंप्यूटेशन जो है आपके लिए करनी आसान हो जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।